हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने कल पीनियल ग्लैंड तक कर लिया था। कुछ वजह से क्वालिटी सही से नहीं आ पाई थी, कुछ लास्ट के हमने देखा उस लेक्चर में। तो अब देखिए हम हमारा जो अगला जो बचा हुआ है उस पर हम करते हैं। तो थायराइड ग्रंथि से हम स्टार्ट करेंगे। थायराइड ग्लैंड आप देखिए, थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड जो होता है बेटा, पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। हम यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। ये आपको याद रखना है पहली चीज़, ठीक। और सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्रंथि या सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है आपको पता ही होगा, लीवर होता है ना। तो वो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है और अंतःस्रावी में बेटा कौन आएगा, थायराइड ग्लैंड, ठीक। अब आपको इसकी पोजीशन एक बार देख ही ली थी हमने, पर एक बार और याद रख लीजिए इसकी पोजीशन कहाँ होती है। थायराइड श्वास नली जो होती है यानी कि ट्रेकिया जो होता है उसकी दोनों ओर स्थित होता है, दोनों तरफ एदर साइड ऑफ ट्रेकिया पाया जाता है बेटा। तो याद रखना दोनों साइड, ट्रेकिया के दोनों साइड पाया जाता है। और बाइलोब होता है, ये दो पालियाँ दिख रही हैं, दो पालिया का मतलब क्या है, बाइलोब होता है। तो बिल्कुल याद रखना है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो बाइलोब होती है। बाइलोब यहाँ पर आपको ये ग्रंथि भी आपको दिख रही है, देख लीजिए अच्छे से, बाइलोब होती है। ये ग्रंथि दिख रही है आपको थायराइड, ये थायराइड ग्रंथि ही है ना। तो थायराइड ग्रंथि दिख रही है आपको ये वाली, ये। और ये पीछे साइड से अगर हम देखेंगे ना बेटा तो कनेक्टेड रहती है, दोनों आपस में जुड़ी हुई होती है। और किससे जुड़ी हुई होती है, एक इस्थमस होता है, इस्थमस कहा जाता है, एक संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू का एक पतली सी फ्लेप होता है जिसे इस्थमस कहा जाता है। तो उससे ये जुड़ी हुई होती है, ठीक। तो ये भी आपको शायद लिखा हो रहा होगा इसमें, तो हम देखते हैं। देखिए हाँ लिखा है एनसीईआरटी ने दिया हुआ है ये भी। तो देखिए ये संयोजी ऊतकों के पतली पल्ली नुमा इस्थमस से जुड़ी होती है, ठीक। याद रखना एक थीन फ्लेप होती है, थीन फ्लेप होती है जिससे ये दोनों लोब जो होते हैं, दोनों पालियाँ जो होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको याद क्या करना है, ये आपको चीज़ याद रखना है इसमें कि जो हर एक लोब जो होता है, प्रत्येक लोब जो होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। प्रत्येक थायराइड पुट्टक यानी कि लोब जो होता है, थायराइड पुट्टक एक गुहा को घेरे पुट्टक कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हर एक लोब के अंदर क्या पाया जाता है, एक तो फोलिकल्स पाया जाता है। फोलिकल्स का मतलब क्या है बेटा, फोलिकल्स मतलब पुट्टिकाएँ पाई जाती हैं। फोलिकल्स यानी कि पुट्टिकाएँ पाई जाती है, प्लस उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा टिश्यू होता है, स्ट्रोमल टिश्यू। पुट्टिकाएँ पाई जाती है और उसके अंदर क्या पाया जाता है, स्ट्रोमल टिश्यू पाया जाता है। आपको ये याद रखना है, ठीक। तो प्रत्येक के अंदर क्या पाया जाता है, एक तो पुट्टिकाएँ पाई जाती है और दूसरा होता है स्ट्रोमल टिश्यू पाया जाता है। इसमें क्या दे रखा है देखो, एनसीईआरटी ने भी दिया है, प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुट्टकों और भरण ऊतकों का मतलब क्या है, स्ट्रोमल टिश्यू से बनी हुई होती हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। और जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं इसमें, फॉलिकुलर सेल्स जो होती है यही बेटा जो हार्मोन्स होते हैं उनका सेक्रेशन यही करती है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है इनमें हार्मोन का निर्माण या हार्मोन को बनाने का कार्य कौन करता है। तो बिल्कुल याद रखना स्ट्रोमा नहीं, फॉलिकुलर सेल्स जो पुट्टक कोशिकाएं हैं वो करती है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक थायराइड पुट्टक एक गुहा को घेरे पुट्टक कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये पुट्टक कोशिकाएं दो हार्मोन का निर्माण करती है। कौन कौन सा, टेट्रा आइडोथायरोनिन, पहले का नाम क्या है, टेट्रा आइडोथायरोनिन T4, उसे ही थायरोक्सिन कहते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बनता है, T4 को थायरोक्सिन कहा जाता है बेटा, टेट्रा आइडोथायरोनिन को कहा जाता है थायरोक्सिन।
और एक और दूसरा कौन सा है, ट्राई आइडोथायरोनिन। तो T4 और T3 दो हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन और ट्राई आइडोथायरोनिन। आइडो नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा, आयोडीन पाया जाता है। तो याद रखना आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स होते हैं, ठीक। तो आपको याद रखना है ऐसी चीज़ें। अब हमें यहाँ पर इन हार्मोन, देखो थायराइड हार्मोन्स के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो बॉडी में आयोडीन आवश्यक है बेटा, अगर तभी जाकर थायरोसिन हार्मोन या फिर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन बन पाएंगे, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, एक चीज़ हमें इम्पोर्टेंट याद रखना है जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक। क्या याद रखना है, शायद एनसीईआरटी ने पता नहीं दे रखा है कि नहीं। तो आपको ये याद रखे करना है बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया कई बार इससे थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड एकमात्र ऐसा ग्लैंड होता है बेटा जो कि अपने हार्मोन्स जो होते हैं उनको इनएक्टिव स्टेज में स्टोर करके रखता है, ठीक। याद रखना बेटा, थायराइड ग्रंथि एकमात्र ऐसी ग्रंथि होती है जो अपने हार्मोन्स को इनएक्टिव यानी कि असक्रिय अवस्था में वो क्या करके रखती है, संग्रह करके रखती है, स्टोरेज करके रखती है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अब हमें आ जाना है इसके फंक्शन पे हमें आ जाना है, ठीक। तो अगर हम इसके फंक्शन देखते हैं बेटा, तो फंक्शन में हमें देखने को मिलता है क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके। पहले कुछ इसमें डिसीज़ दे रखी है, शायद हम एनसीईआरटी के हिसाब से देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में देखिए क्या क्या दे रखा है। पहली चीज़ देखिए, थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अथायरॉयडिकता एवं थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, ठीक। हाइपोथायरॉयडिज्म की बात कर रहे हैं हम। अगर हम कम आयोडीन लेते हैं हमारी डाइट के अंदर तो उससे क्या हो जाता है बेटा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। जिससे क्या हो जाएगा, उसके कारण क्या हो जाएगा कि हमारे जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड वो बड़ा होने लग जाएगा साइज में, है ना। इसकी वजह से क्या हो गया, थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है और जिसे साधारणतया गलकंड कहते हैं। गलकंड मतलब ग्वाइटर कहा जाता है बेटा, ग्वाइटर डिसीज़ कहा जाता है, ठीक। तो बिल्कुल याद रखना आपको, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि आयोडीन की कमी के कारण ये होता है, ठीक। अब आयोडीन की कमी के कारण बेटा और भी चीज़ें होती हैं। जो प्रेगनेंसी की बात करेंगे हम कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आयोडीन की कमी होगी तो क्या क्या हो सकता है बच्चे को, ठीक। उस चीज़ पर हम आते हैं। तो देखिए, गर्भावस्था के समय अथायरॉयडिकता का मतलब क्या है, थायराइड की कमी, है ना, के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती है। इससे बच्चों की अवरोधित वृद्धि यानी कि क्रेटिनिज्म कहा जाता है। अगर बच्चा कैसा है, इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्रेटिनिज्म कहा जाता है ना। उसके बाद में ये बीमारी का नाम मिलता है क्रेटिनिज्म, या वामनता कहा जाता है इसका नाम। तथा मंदबुद्धि, त्वचा असमानता, मुख बधिरता आदि हो जाती है, ठीक। तो ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, ये केवल हम बच्चे की बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो क्या क्या होता है बच्चे के अंदर, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि एक तो उसमें क्या हो जाएगा, वो स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, मतलब उसकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी अगर बच्चे की, तो उसे हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। क्रेटिनिज्म अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। मेंटल रिटार्डेशन होता है उसके अंदर, इंटेलिजेंस क्वाशेंट कम होता है, एबनॉर्मल स्किन होती है उसकी, और डीप म्यूटिज्म यानी कि वो बोल नहीं पाता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, सुनना बोलना। हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट वुमेन, अगर जो वो वुमेन है वो कैसी है, वयस्क है, स्त्री है, वो वयस्क है और उसको भी अगर आयोडीन की कमी है यानी कि थायराइड की कमी की वजह से क्या हो पाएगा, तो ये आपको याद रखना है अगर आयोडीन की कमी है तो देखिए, वयस्क स्त्रियों में अथायराइडता
मासिक चक्र को अनियमित कर देता है। तो क्या कर देता है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर कर देता है। बिल्कुल याद रखना है सारे, इसीलिए मैं बिल्कुल स्लो, नहीं तो मैं पढ़ के आपको फटाफट ख़त्म कर देता, पर एक एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए और इसको सोचा करो। जैसे पढ़ रहे हो ना तो उसको अलग पॉइंट लिख लिया करो, या फिर उसको बार बार आपको याद रखना है ताकि रिविज़न कर सको उसको। ठीक। थायराइड ग्रंथि के कैंसर अथवा इसमें गांठों की वृद्धि से थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर असामान्य रूप से अधिक हो जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हमने हाइपो तो देख लिया, यानी कि कम सिक्रेशन होगा तो क्या होगा। अब ज़्यादा सिक्रेशन क्यों होता है, तो ये दे रखा है कि जैसे कि अगर थायराइड क्या हो, कैंसर हो, एक तो अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर कैंसर हो या फिर उसके अंदर गांठ बन जाए थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो उसके कारण जो थायराइड ग्लैंड बनने की जो क्षमता होती है, थायराइड के जो हार्मोन होते हैं उनके स्त्रावन की क्षमता अधिक हो जाती है बेटा। तो याद रखना वो अधिक हो जाती है, उसके कारण थायराइड ग्रंथ किसके कारण होती है, एक तो कैंसर के कारण या फिर उसमें गांठों की वृद्धि के कारण हार्मोन के संश्लेषण की दर अधिक हो जाती है, याद रखना है आपको। ठीक। और इसे क्या कहा जाता है, थायराइड की अतिक्रियता कहा जाता है, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है, थायराइड की अतिकता कहा जाता है। और शायद इसमें डिसीज़ दे रखी है क्या इसकी, अगर नहीं भी दे रखी, शायद दे रखी है बेटा नीचे, है ना, दे रखी है इसकी भी डिसीज़, वरना आप एक बार और समझ लीजिए कौन सी डिसीज़ होती हैं। इसके थायराइड के ज़्यादा सिक्रेशन के कारण से मेनली बेटा दो डिसीज़ होती है, आपको याद रखना, दो डिसीज़ होती हैं। एक का नाम होता है ग्रेव्स डिसीज़, एक का नाम क्या है, ग्रेव्स डिसीज़ है, ग्रेव्स डिसीज़ है। और ग्रेव डिसीज़ को ही क्या कहा जाता है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर कहा जाता है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे दे रखा है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर या नेत्रोस्थेधी। ठीक, ये किससे होती है, थायराइड की अतिक्रियता से होती है। हम अभी देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है ना, तो वो भी आ जाएगा समझ में। ठीक, हाँ, तो हम देखते हैं इसमें, अब इसके कार्य हम देखते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य क्या क्या होते हैं। जो थायराइड के हार्मोन है उसके काम क्या है। पहला काम है बेटा उसका कि वो क्या काम करता है, पहला काम क्या है उसका कि वो बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होती है BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, उसको कंट्रोल करने का काम करता है ना, उसका रेगुलेशन करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि थायराइड हार्मोन आधारी उपापचय दर, यानी कि BMR की बात हो रही है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, उसका नियमन मुख्य रूप से निभाते हैं। ये हार्मोन लाल रक्त, याद रखना, RBC का जो फॉर्मेशन होता है ना, RBC का फॉर्मेशन, उसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं ये। उसके बाद में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय, संश्लेषण और विखंडन को भी नियंत्रित करते हैं, याद रखना है बिल्कुल। जल और विद्युत उपघटियों का नियमन भी थायराइड हार्मोन प्रभावित करते हैं। तो याद रखना है कि क्या क्या करते हैं, जो वाटर हुआ और इलेक्ट्रोलाइट हुआ उसके मेंटेनेंस को भी बैलेंस करने का काम करते हैं। ठीक, उसके बाद ये याद रखना है आपको कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ होगा, है ना, तो उसके कारण एक हार्मोन यहाँ पर सीक्रेट होता है। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं, अगर हमने एक चीज़ है जो हम अभी देखेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर एक PTH हार्मोन होता है ना, वो क्या होता है, वो कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करने का काम करता है ब्लड के अंदर। तो इसके जस्ट विपरीत एक हार्मोन होता है, जिसका नाम क्या दे रखा, TCT दे रखा है, थायरोकैल्सिटोनिन। ये थायरोकैल्सिटोनिन एक प्रोटीन हार्मोन होता है और ये क्या करता है, ये ब्लड के अंदर जो ब्लड है, रक्त है, उसके अंदर कैल्शियम स्त्रावन जो होता है उसको नियंत्रण करने का काम करता है, क्योंकि वो कम करने का काम करता है। क्योंकि जो उधर पैराथायराइड हार्मोन होता है वो इसको बढ़ा देता है ना, पैराथायराइड जो होता है वो बढ़ा देता है
इसलिए इसके जस्ट विपरीत थायराइड जो TCT दे रखा है थायरोकैल्सिटोनिन, ये घटाने का काम करता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल का। तो इतने इसके फंक्शन होते हैं बेटा जो थायराइड से हार्मोन निकलते हैं इन हार्मोन्स का। तो एक TCT भी निकलता है, ये भी आपको याद रखना है। आप T3 और T4 देख चुके हैं। उसके अलावा जो नेत्रोस्तदी गलकंड दे रखा है, देखो नेत्रोस्तदी गलकंड यानी कि एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर, इसके अंदर क्या होगा कि ये मैंने बताया था जैसे आपको कि ओवर सेक्रेशन की यानी कि हाइपर सेक्रेशन की वजह से आता है। थायराइड की अतिक्रियता का एक रूप है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होगी, एक तो थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाएगी, दूसरा इसका नेत्र गोलक जो होते हैं ना आँखें, वो बाहर आ जाती है, उभर आना उनका, और BMR रेट जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। एवं बाहर हाँस इसके अभिलक्षण है। हम ग्रेव्स रोग भी कहते हैं इसे, मैंने बताया था ग्रेव्स डिसीज कहा जाता है या फिर एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर कहा जाता है। ठीक, तो ये याद रखना। और अगर एक चीज़ और आप याद रखें तो इसमें एक डिसीज़ और होती है हाइपर सेक्रेशन की वजह से, जिसका नाम होता है प्लमर्स डिसीज़। तो आप केवल नाम याद रख सकते हैं प्लमर्स डिसीज़ का भी। ठीक, वो भी इससे होती है ज़्यादा थायराइड की मात्रा से। ठीक, अब उसके बाद ये हमने देख ही लिया है। ठीक, तो अब आप इंग्लिश में भी अगर कुछ चीज़ें आपके पास NCERT नहीं हो तो इसमें देख सकते हो आप। सब चीज़ें वही है ना। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर में क्या होता है, देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म से होती है, इसमें थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल बाहर आ जाती है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, वेट लॉस हो जाता है और इसे ग्रेव डिसीज भी कहा जाता है। ठीक, तो ये आपको सब चीज़ें याद रखना है। थायराइड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसके बाद में रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करवाता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के बैलेंस को काम करता है, और एक प्रोटीन हार्मोन TCT को भी TCT जो होता है उसका भी फॉर्मेशन करता है ताकि ब्लड से कैल्शियम लेवल को कम किया जा सके, जो पैराकैल्सिटोनिन बढ़ा देता है, जो पैराथायराइड से निकलने वाला होता है। ठीक, तो ये हमारा हुआ थायराइड ग्रंथि यहाँ पर ख़त्म। थायराइड का एक चीज़ आपको याद रखना है कि थायराइड जो होता है सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, और वो अपने जो हार्मोन्स है उनको इनएक्टिव स्टेज के अंदर क्या कर सकता है बेटा, इनएक्टिव स्टेज के अंदर वो अपने हार्मोन्स को स्टोर कर सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला आपको पैराथायराइड हार्मोन पे आ जाना है। ठीक, पैराथायराइड हार्मोन की हम बात कर लेते हैं। तो ये आपका पैराथायराइड हार्मोन दे रखा है। पैराथायराइड की अगर हम बात करें तो पैराथायराइड की आप पोजीशन पहले याद रख लें। जो थायराइड था वहीं पर आपको पैराथायराइड भी दिख रहा है। अब डायग्राम देखिए, ये दिख रहा है, ये तो थायराइड था, इसमें ये बीच में दिख रहे हैं ये 4 जगह पे आपको, ये क्या है बेटा, पैराथायराइड ग्रंथियाँ होती है। ठीक, तो पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है, 4 पैराथायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं थायराइड ग्लैंड के पीछे साइड। तो ये आपको याद रखना है, थायराइड ग्रंथि के पीछे क्या पाया जाता है, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, ये 4 पैराथायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं। और वो आपको ने देखा नहीं था ना, इस्थमस किस तरह, ये इस तरह से दोनों आपस में जुड़े होते हैं ना थायराइड ग्लैंड, तो वो भी याद रखें। तो ये आपको दिख रहे हैं पैराथायराइड ग्रंथियाँ, पैराथायराइड ग्रंथियाँ दिख चुकी हैं आपको। अब आपको पैराथायराइड ग्रंथि में याद रखना है क्या क्या चीज़ें। तो पहली चीज़, मानव में 4 पैराथायराइड ग्रंथियाँ होती हैं। थायराइड ग्रंथि की पश्च सतह पर स्थित होती है, मतलब पीछे साइड 4 पैराथायराइड ग्रंथियाँ पाई जाती है। बिल्कुल बेटा याद रखना है। ठीक, थायराइड ग्रंथि 2 पालियों पर प्रत्येक 1 जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथियाँ पाई जाती है, मतलब हर एक लोब में कितनी बेटा, 2 पैराथायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं। जो थायराइड ग्लैंड 2 लोब होता है, हमें पता है, अभी पढ़ा था, उसके हर एक लोब में 2 पैराथायराइड ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक, इस तरह का थायराइड ग्लैंड होता है ये, इसमें एक ये 2, एक ये इस प्रकार से पाई जाती है। ठीक, उसके बाद हमें याद रखना है कि जो पैराथायराइड ग्रंथि में और चीज़ें देखो, इससे हार्मोन कौन सा निकलता है, पैराथायराइड हार्मोन PTH निकलता है। और एक कैसा हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। बेटा नेचर याद रखना, कौन सा पेप्टाइड होता है, कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन होता है, कौन सा एमिनो एसिड
कंटेनिंग हार्मोन होता है, कौन सा आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है, सब याद रखना है। ठीक, ये पेप्टाइड हार्मोन होता है। और पीटीएच का स्त्राव रक्त के साथ परिसंचरित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। ठीक, क्या याद रखना है कि जो पैराथायराइड हार्मोन है इसका सिक्रेशन जो होता है वो रेगुलेट करने के लिए किया जाता है, रेगुलेट बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन के द्वारा इसका रेगुलेशन किया जाता है, बिल्कुल याद रखना है। पैराथायराइड हार्मोन करता क्या है? पैराथायराइड हार्मोन रक्त के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, याद रखना बिल्कुल। ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है पैराथायराइड हार्मोन, और घटाने का काम कौन करता है? टीसीटी, अभी पढ़ा था टीसीटी, ये यहाँ पर। तो वो क्या करता है? घटाने का काम करता है, इसके जस्ट विपरीत काम करता है ना। टीसीटी कम करने का काम करता है और पैराथायराइड बढ़ाने का काम करता है। ठीक, जो पैराथायराइड हार्मोन है अस्थियों पर कार्य कर अस्थि अवशोषण, अस्थि का अवशोषण कर देता है, उसमें विघटन और विखनिजन प्रक्रम में सहायता करता है। बिल्कुल याद रखना बेटा, ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? बोन्स पर कार्य करता है और उसमें बोन का रिजप्शन यानी कि डिसोल्यूशन होता है और डीमिनरलाइजेशन का काम करता है। ठीक, तो डीमिनरलाइजेशन का काम करता है और डिसोल्यूशन का काम करता है, उस पर काम करके कमज़ोर बनाने का काम करता है बोन्स को। तो आपको ये याद रखना है। ठीक, उसके बाद अगली चीज़ क्या याद रखना है कि जो पीटीएच हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन को भी। रीएब्जॉर्प्शन जानते हैं ना, पुनर्अवशोषण, कहाँ पर? रीनल ट्यूबल के अंदर। तो उसमें कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, जिससे क्या होगा? जो इन कैल्शियम लेवल को जो है रीनल एब्जॉर्प्शन के कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का भी काम करता है कई जगह पर, जैसे डाइजेस्टेड में। तो आप इसको देख लीजिए, पॉइंट क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। पीटीएच वृक्क नलिकाओं से कैल्शियम के पुनरावशोषण, तो कैल्शियम के पुनरावशोषण को तो कहाँ से करता है? वृक्क नलिकाओं से, यानी कि जो आपकी किडनी की नलिकाएं होती हैं, नेफ्रॉन की नलिकाएं होती है, वहाँ से तो क्या करेगा? पुनरावशोषण करेगा, तथा पचित भोजन में कैल्शियम के अवशोषण को भी प्रेरित करता है। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है, पचित भोजन होता है, उससे भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रेरित करता है। तो दो काम यहाँ पे हो गए, एक तो नलिकाओं से कैल्शियम लेवल को रीएब्जॉर्प्शन करता है, वहीं डाइजेस्टेड फूड से भी एब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का। तो ये आपको भी याद रखना है, ये चीज़ भी। उसके अलावा क्या याद रखना है? देखो, उसके अलावा आपको याद रखना है, देखो, अतः ये स्पष्ट है कि पीटीएच एक अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन है, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। ये बिल्कुल याद रखना है क्वेश्चन। हाइपर कैल्शियमिक का मतलब क्या है? कि रक्त में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन है। अतः ये क्या करेगा? हमेशा रक्त में कैल्शियम को बढ़ाने का काम करेगा। और अगर इसके साथ टीसीटी काम करता है, इसी वजह से हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल मेंटेन रह पाता है। ठीक, तो टीसीटी और पैराथायराइड हार्मोन आपस में मिलकर क्या करते हैं बेटा? बैलेंस बनाए रखते हैं कैल्शियम के लेवल का। तो ये लिखा हुआ है। ठीक, ये देखिए, क्योंकि ये रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है, ये थायरोकेल्सिटिन के साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। टीसीटी जो होता है वो इसके जस्ट साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, जिसके पास इंग्लिश की नहीं हो एनसीईआरटी, वो यहाँ से देख सकते हैं, सब चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर, देख लीजिए ये। ठीक, हाँ, तो अब इसके बाद हम अगला क्या है बेटा हमारा? थाइमस ग्लैंड। क्या कुछ चीज़ें छूट गई क्या इसमें? अगर कुछ चीज़ें छूट भी गई हो तो हमें याद रख लेना है। देखो, कुछ चीज़ें अगर, जैसे मैं एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी बहुत एक दो चीज़ बता देता हूँ पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। पहली चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी अगर हाइपो सिक्रेशन होगा, हाइपो की हम बात कर रहे हैं यानी कि कम सिक्रेशन होगा, तो उससे क्या हो सकता है? अगर देखो बेटा, हाइपो सिक्रेशन होगा तो उसकी वजह से हमने एक चीज़ देखा था ना, जब सेल होती है तो सेल के बाहर तो सोडियम, हमने ईसीएफ और आईसीएफ पढ़ा था, याद हो तो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ईसीएफ के बाहर किसका मात्रा ज़्यादा होती है बेटा? पता होगा, सोडियम की मात्रा
पोलराइजेशन हम जब स्टार्टिंग में रेस्टिंग स्टेज में होता है ना, तो उस समय की हम बात कर रहे हैं। ECF के अंदर सोडियम ज़्यादा होता है, फिर ICF के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा हमने देखा था। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये ECF के अंदर कैल्शियम की मात्रा को घटाने का भी काम करता है। और एक डिसीज़ जो बात करें हम हाइपो कैल्शियमिया से होती है, यानी कि कैल्शियम की मात्रा अगर कम है, तो एक डिसीज़ का नाम है जो याद होगा, टीटेनी। क्या नाम है डिसीज़ का नाम? टीटेनी है बेटा। इसमें क्या हो जाता है, क्रैम्प होती है, आपकी मसल्स जो होती है वो क्रैम्प हो जाती है। और कई बार क्या होता है, एस्फेक्सिया कंडीशन होती है, मतलब उसके कारण क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। टीटानी जो होती है वो वॉल्यूंट्री मसल में होती है, और एस्फाइक्सिया जो डेथ होती है वो इनवॉल्यूंट्री मसल्स में होती है। तो उसके कारण टीटानी डिसीज़ आपको याद रखना है। कभी हाइपो अगर कम मात्रा में सिक्रेशन हो रहा है तो इसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक, अगर ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी एक फेमस डिसीज़ है, आपको याद ही होगा, क्या नाम है, ओस्टियोपोरोसिस। क्या है, ओस्टियोपोरोसिस, बिल्कुल याद रखना। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, पोर्स हो जाते हैं बेटा, पोर्स। हमने देखा है ना अभी कि कैल्शियम जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ये बोन्स पर काम करता है, अस्थि पर काम करता है, उनका डीमिनरलाइजेशन का काम करता है। तो अगर उसमें ज़्यादा पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होगा तो उसके कारण क्या होगा, उसमें पोर्स हो जाएंगे। आपकी जो बोन्स की सेल होती है, ओस्टियोक्लास्ट सेल जिन्हें कहा जाता है, तो उनके अंदर पोर्स हो जाते हैं। ठीक, तो ये दो काम आपको याद रखना है। अब थाइमस हार्मोन पे हम आ जाते हैं। ठीक, थाइमस ग्रंथि पर हम आ जाते हैं बेटा। तो थाइमस का आपको क्या याद रखना है कि पहली चीज़ तो ये याद रखना कि जो थाइमस ग्लैंड होता है वो पाया कहाँ पर जाता है। पोजीशन देखी थी, ऑलरेडी देख चुके थे आप, पर एक बार और देख लीजिए। यहाँ थाइमस ग्रंथि महाधमनी के उदर पक्ष पर, आपको याद क्या रखना है, उधर पक्ष पर उरोरिस्थ के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पालीनुमा संरचना है। आपको याद रखना है कि जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम जो होता है उसके पीछे है ना, और लंग्स जो होता है दोनों लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में और स्टर्नम के पीछे, और जो ओर्टा होती है महाधमनी उसके कहाँ पर पाया जाता, उदर पक्ष में। उदर पक्ष मतलब वेंट्रल साइड में। ठीक, तो आपको इतनी चीज़ याद रखना है, वेंट्रल साइड ऑफ ओर्टा, बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिटवीन लंग्स। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर इसकी पोजीशन होती है बेटा। ठीक, उसके बाद में काम क्या करता है थाइमस, पहली चीज़ तो ये याद रखना कि जो थाइमस ग्लैंड होता है ये पेप्टाइड हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। पेप्टाइड हार्मोन होता है जिसका नाम क्या होता है, थाइमोसिन, एक पेप्टाइड हार्मोन का स्त्रावण करता है। ठीक, तो ये पेप्टाइड हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है, थाइमोसिन होता है, उसका सिक्रेशन, उसका स्त्रावण करता है। और ये हार्मोन जो है ये फिर आगे जाकर हमारी प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो थाइमस ग्रंथि जो होता है इससे थाइमोसिन निकलता है और वो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। अब हम बात करें कि इम्यून सिस्टम में क्या क्या काम करता है, तो हम अभी देखते हैं क्या क्या काम करता है इम्यून सिस्टम के अंदर, है ना। तो देखिए इसके फंक्शन देख लीजिए। हम एनसीईआरटी को ही अभी प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहे हैं, हम ज़्यादा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मेनली क्वेश्चंस आते हैं बेटा। एनसीईआरटी की हमें हर चीज़ याद रहना चाहिए, हम एक्स्ट्रा तो फिर देख ही लेंगे, कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा भी देखते जा रहे हैं साथ में, है ना। तो देखिए थाइमोसिन जो है वो टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण के मुख्य भूमिका निभाते हैं। टी लिम्फोसाइट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है बेटा, टी लिम्फोसाइट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है उनमें इम्पोर्टेंट भूमिका कौन निभाता है, थाइमोसिन हार्मोन निभाता है, बिल्कुल याद रखना है। और ये क्या करता है, CAMI प्रोवाइड करवाता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है ना, देखो दे रखा है, ये क्या करते हैं, थाइमोसिन कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल याद रख लेना, हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, जब हमने इम्यून सिस्टम को पढ़ा था तो अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ। CMI क्या होती है, उसके बाद में ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, AMI क्या होती है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं।
तो वहाँ पर आप एक बार जाके देख लेना। इसको आपको याद रखना है। थाइमोसिन जो होता है टी लिम्फोसाइट का विभेदीकरण यानी कि डिफ्रेंसिएशन करवाता है बेटा, और उसके बाद में क्या करता है वो CMI हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है। इसके अतिरिक्त वो क्या करता है, वो एंटीबॉडीज़ जो होती है उसके प्रोडक्शन को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं देखिए उसके बाद में इसके अतिरिक्त थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा इम्यूनिटी के लिए प्रतिजैविक के उत्पादन को प्रेरित करता है, यानी कि वो होमर इम्यूनिटी जो होती है, होमोरल इम्यूनिटी, उसके लिए क्या करता है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन का काम करता है। उसके बाद में दूसरी चीज़ आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट है जो याद रखना है, जो थाइमस बेटा, हमें पता है ना जो बूढ़े लोग होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, उनकी क्यों कम हो जाती है, प्रतिरक्षा तंत्र उनका कमज़ोर क्यों हो जाता है। अभी हमने देखा है ना कि कोरोना जो अधिकतर छा रहा है वो ज़्यादा इफेक्ट उसका किस पे हो रहा है, जो बूढ़े लोग हैं उन पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है। ये क्या होता है, थाइमस जो होता है उसका प्रोडक्शन कम होने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है, और इसके फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है, और इसी परिणाम स्वरूप वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमज़ोर पड़ जाती है। तो याद रखना, इसलिए वजह से जो बूढ़े लोग होते हैं उनका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, क्योंकि वहाँ पर थाइमस ग्लैंड जो थाइमोसिन का सिक्रेशन करता है वो कम होने लग जाता है। ठीक, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना बेटा। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ मैं कि जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं ना, टी लिम्फोसाइट्स जो होता है उसका, इसे क्या कहा जाता है, ट्रेनिंग स्कूल भी कहा जाता है। ठीक, तो थाइमस को क्या कहा जाता है, ट्रेनिंग स्कूल भी कहा जाता है इसका, है ना। तो ये आपको याद रखना है। हमने कार्य देख लिए क्या क्या हुए। अगर थाइमस जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर थाइमोसिन हार्मोन यहाँ पे थाइमस ग्लैंड से अगर थाइमोसिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो उससे एक डिसीज़ हो जाती है, बिल्कुल याद रखना है, जिसका नाम क्या है, सुना है, माइस्थेनिया ग्रेविस। बिल्कुल याद रखना है बेटा ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर ज़्यादा मात्रा में थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन का स्त्रावण होता है तो उससे एक डिसीज़ है जो माइस्थेनिया ग्रेविस वो हो सकती है, वो हो जाती है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो थाइमस हमारे किस लिए, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, ओके बेटा, तो आज हम थाइमस ग्रंथि तक ही हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अगला जो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, उसको हम अच्छे से पूरा पढ़ेंगे और फिर हम 1-2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे इसको। ठीक, ओके बेटा।